जीके जीएस के उन्हीं प्रश्नों का समावेश किया गया है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो आपको आने वाले एग्जाम में 100% सफलता की तरफ लेके जाएंगे। तो ध्यान से पढ़ेंगे उन्हीं प्रश्नों को जो आपको सफलता के बेहद नजदीक पहुंचा देंगे। ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारा प्रश्न बनता है एडम सेतु। एडम सेतु या इसको एडम ब्रिज भी कहते हैं। तो एडम सेतु कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको याद रखना है धनुषकोडी से तिलैया मनार तक। धनुषकोडी से कहाँ तक? तिलैया तिलैया मन्नार तक। आधा ना हो पूरा ना, तिलैया मनार तक है। धनुषकोडी से तिलैया मनार तक आपका एडम्स ब्रिज या एडम सेतु है। अगला प्रश्न है जैसे कि पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा प्रश्न है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया लिखते रहेंगे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपको याद रखना है 4 जुलाई 1966 को स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थल है जो जैन व बौद्ध दोनों धर्मों से रिलेटेड था? जैन व बौद्ध दोनों धर्मों से रिलेटेड स्थल है कौशाम्बी। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम के लिए। तो कौशाम्बी जैन व बौद्ध दोनों धर्मों से रिलेटेड है। और अगर आपसे वहीं पर पूछा जाए सारनाथ और कुशीनगर, दो जगहों के नाम है। सारनाथ और कुशीनगर किससे रिलेटेड हैं? तो सारनाथ और कुशीनगर दोनों बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। ये आपको याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न बनता है जैसे कि उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है? विशिष्ट नृत्य शैली है तो कथक आंसर में आएगा। कथक यूपी की। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो हाइड्रोजन की खोज आपको याद रखना केवेंडिस ने हाइड्रोजन की खोज की थी। ये नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है। सन अगर याद रख सकते हैं 1766 तो याद रख लीजिए। ने हाइड्रोजन की खोज कब किसने की? तो केवेंडिस ने की थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के रूप में कौन कार्य करता है? तो प्रदूषण को दर्शाता है वायु प्रदूषण को, तो आप आंसर में आएगा लाइकेन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाइकेन। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के रूप में कार्य करता है लाइकेन। लाइकेन के बारे में कुछ एक दो बातें और देख लीजिए ध्यान से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। कैसी? थैलोफाइटा। तो लाइकेन कैसी वनस्पति है? थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो लाइकेन किस वर्ग की है? थैलोफाइटा वर्ग की है। कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती है और लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है सेंट्रल एरिड एरिड सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्शन चाहते हैं तो ध्यान से इनको पढ़ लीजिए। जोधपुर में है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपीज, जो कहाँ पाई जाती है? कान में। ये सबको पता है, ना पता हो तो ध्यान से सुन लीजिए। अगर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है विटामिन से क्वेश्चन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। सी की बात करें तो सी का है एस्कॉर्बिक अम्ल। सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। ए का रेटिनॉल। के का फिलोक्विनोन। के का क्विनोन। तो ए का रेटिनॉल, सी का एस्कॉर्बिक और के का फिलोक्विनोन। विटामिन बी 12 की बात करें तो बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलियो के टीके की खोज, पोलियो का जो टीका होता है उसके टीके की खोज किसने की थी? जोन्स ई साल्क। जोन्स, और कहीं कहीं जोनास भी लिखा रहता है। जोन्स ई साल्क या साक, जो भी आपको मिले, इसी टीके की खोज की थी पोलियो की। ठीक है, जोन्स ई साल्क।
ड्रॉप की खोज किसने की थी? तो पोलियो ड्रॉप का के लिए नाम आपको याद रखना, एल्बर्ट एल्बर्ट सेबीन। एल्बर्ट सेबीन ने पोलियो ड्रॉप की खोज की थी, ठीक है, ये याद रखना। और अगर पूछता है कि पोलियो रोग किस कारण होता है, तो पोलियो रोग किसके कारण होता है? विषाणु, निस्यंदी विषाणु है, विषाणु याद रखना, काम चल जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, जैसे स्वप्न या सपनों को पर्याप्त अवधि तक याद रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन B6 सपनों को याद रखने के लिए पर्याप्त अवधि तक सहायक होता है। जो ये B6 है वो रंग, स्पष्टता और गंभीरता को प्रभावित नहीं करता है। जैसे अगला प्रश्न है, आर्सेनिक AS74, आर्सेनिक 74, तो ये कौन से कैंसर में है? ये ट्यूमर कैंसर, ट्यूमर, ये कौन से कैंसर में? ट्यूमर कैंसर में क्या होता है? प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर कैंसर में प्रयुक्त किया जाता है। यहीं पर आपको जान लेना आवश्यक है कि कैंसर क्या है। तो कैंसर जो होता है वो कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होती है, बस और कुछ नहीं याद करना। कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि को ही कैंसर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जैसे रेडियम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। रेडियम, प्लूटोनियम, रेडियम और प्लूटोनियम जैसे ये कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, तो इनसे होता क्या है? इनसे हड्डी का कैंसर होता है। कौन सा? इनसे हड्डी का कैंसर होता है। रेडियम और प्लूटोनियम जो ये रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, इनसे हड्डी का कैंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि एरोमेटिक एमीन पूछा जाएगा, या आपको याद रखना है, एरोमेटिक जो एमीन होते हैं, अब ये क्या है? तो ये होते हैं संश्लेषी रंजकों के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। संश्लेषी रंजकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले एरोमेटिक एमीन से कहाँ का कैंसर होता है? ये मूत्राशय का कैंसर होता है। किससे? एरोमेटिक अमीन, ये संश्लेषी रंजक के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं, तो इनसे मूत्राशय का कैंसर होता है। अगला प्रश्न है, जल में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल में जो वायु का बुलबुला होता है, जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो जो जल में वायु का बुलबुला है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किसकी? अवतल लेंस की बात। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, जैसे पायरोमीटर पूछा जाएगा आपसे, पायरोमीटर, तो पायरोमीटर का प्रयोग होता है अति उच्च तापमान, अति उच्च तापमान, अति उच्च जो तापमान वाली वस्तुएं होते हैं उनमें से अति उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग होता है। सीधा सीधा याद रखिए कि पायरोमीटर का जो प्रयोग होता है अति उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग होता है। सीधा से याद रखिएगा, 1 रुपए का जो नोट होता है, 1 रुपए का नोट और सिक्के, इसका निर्गमन कौन करता है? इसका जो निर्गमन होता है वो वित्त मंत्रालय करता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है, वित्त मंत्रालय पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो 1 रुपए का नोट और सिक्के का निर्गमन कौन करता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार करता है। इसके अलावा जितने करेंसी नोट होते हैं, इसके अलावा जितने करेंसी नोट होते हैं उस सब का निर्गमन कौन करता है? RBI करता है, 1 रुपए के नोट के अलावा। जैसे आपसे पूछा है गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो गोस्वामी समिति का संबंध है औद्योगिक रुग्णता की समस्या से। गोस्वामी समिति, औद्योगिक रुग्णता की समस्या। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? तो जानकी रमन समिति का संबंध शेयर घोटाले की जांच से। मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? तो मल्होत्रा समिति का संबंध है बीमा क्षेत्र में सुधार से। बीमा क्षेत्र में सुधार से, इनको लिख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा पुलिस के एग्जाम में। बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है मल्होत्रा समिति का। क्वेश्चन पूछा जाएगा, तारापोर समिति का संबंध किससे है? तो तारापोर समिति का संबंध किससे है? भारतीय मुद्रा का चालू खाते पर परिवर्तनीयता से संबंध है। भारतीय मुद्रा का चालू खाते पर परिवर्तनीयता से संबंध है तारापोर समिति। वित्त आयोग का अगर आर्टिकल पूछता है, वित्त आयोग का आर्टिकल, तो आर्टिकल कितना है? 280। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, छाया कीमतों की अवधारणा का सिद्धांत किसने दिया था? तो छाया कीमतों की जो अवधारणा था उसका सिद्धांत दिया था जे टिनबर्गिन ने दिया था, जे टिनबर्गिन ने दिया था। तो छाया कीमतें होती क्या हैं, आपको यहाँ पर ये समझना आवश्यक है। जो छाया कीमतें होती हैं वो ध्यान सुनिए क्या होती हैं। जो अपूर्ण बाजार होते हैं, तो अपूर्ण बाजारों के प्रकरण में जहां पर कीमतें और लागतें वास्तविक सामाजिक मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं, मतलब कि अपूर्ण बाजारों के प्रकरण में जहां पर कीमतें
और लागतें वास्तविक सामाजिक मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। वहाँ पर समायोजन की आवश्यकता होती है, तो इसे समन्वित मूल्यों को छाया कीमतें कहा जाता है। 1861 में, याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1861 में कलकत्ता कलकत्ता नाम याद रखना है, कलकत्ता, मद्रास और तीसरा कौन हो सकता है बताएं? बम्बई। तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 1861 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। ये आपको याद रखना है कि उच्च न्यायालय स्थापित कब किए गए थे इंडिया में पहली बार? तो 1861 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। तो स्थापित करने का कारण क्या था कि ब्रिटिश संसद में 1861 में ही भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया था 1861 में ब्रिटिश संसद में, क्योंकि ब्रिटिश ही थी, इसलिए 1861 में कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को, जो उपराष्ट्रपति होता है उसको कौन हटा सकता है अपने पद से? तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो उसके पद से हटाने के लिए ध्यान सुनिएगा, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक, ये सबको पता है। तो राज्यसभा में पारित किया गया है, ठीक है, पारित किया जाता है पहले संकल्प। कहाँ पर? राज्यसभा में, राष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में संकल्प पारित किया जाता है और उसके बाद उसको लोकसभा में भेजा जाता है। तो लोकसभा अपनी सहमति व्यक्त करती है उस पर, उस संकल्प पर। तो जब दोनों जगह से पास हो जाता है तो उपराष्ट्रपति हट जाता है अपने पद से। ठीक है, ये बात याद रखना। और आर्टिकल 64 में लिखा है, आर्टिकल 64 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 64 में लिखा है। और आर्टिकल 66 में क्या लिखा? आर्टिकल 66 में लिखा है कि राष्ट्रपति के उपनिर्वाचन संबंधी समस्त प्रावधान, 66 में क्या लिखे हैं? आर्टिकल 66 में लिखे हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जितने प्रावधान है सब लिखे हैं 66 में। और 64 में क्या लिखा? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसको माना जाता है? तो भारत सरकार का प्रथम जो विधि अधिकारी होता है वो माना जाता है महान्यायवादी को। महान्यायवादी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको नहीं पता तो लिख लीजिए। महान्यायवादी को भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बात याद रखना। और किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 76, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल 76। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार किसे कहा जाता है? द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार किसे कहा जाता है? तो द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समता के अधिकार को कहा जाता है। किसको? समता के अधिकार को कहा जाता है। द्वितीय पीढ़ी का मानव का अधिकार द्वितीय पीढ़ी के समता के अधिकार को कहा जाता है। द्वितीय पीढ़ी का अधिकार समता का अधिकार को कहा जाता है। और समता का अधिकार आर्टिकल सबको पता है, आर्टिकल कितना? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सूचना का अधिकार, जिसको नहीं पता लिख लीजिए। सूचना का अधिकार कब से लागू है? 2005 से। अगला प्रश्न है, आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा कहा, किसने कहा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा व हृदय सब कुछ कहा है। तो और इसे ही जो आर्टिकल 32 है इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसी आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय में प्रवर्तनीय बनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, कितने मूल अधिकार हैं? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपके मूल अधिकार कितने हैं। तो जितने भी मूल अधिकार मैंने बताए हैं, तो मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तनीय बनाया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम। आर्टिकल 17 आपको पता ही है, आर्टिकल 17
अस्पृश्यता। आर्टिकल 17 कौन सा है? अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत। ठीक है, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत, अनटचेबिलिटी इसको बोलते हैं। और आर्टिकल 19 याद कर लीजिए। आर्टिकल 19 कौन है? वाक स्वतंत्रता, मतलब बोलने की आजादी है आर्टिकल 19 में। और आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 24 में क्या है? आर्टिकल 24 में ये है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते या किसी जोखिम भरी जगह में काम नहीं कर सकते, कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे।